सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों आज देखें ये पीसीबी आप देख रहे होंगे, तो ये है जी हिटाची का रेफ्रिजरेटर है इन्वर्टर, तो उसका पीसीबी है। आज इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देने से पहले यहीं पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें। तो दोस्तों देखें ये पीसीबी जो है रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आया, लेकिन इसमें अभी पहले आपको इसके बारे में तफसील दे देते हैं और इसके कुछ एरर कोड्स आ रहे हैं इसके ऊपर, तो एरर कोड्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले तो आपको बताते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। देखें जी, ये कनेक्टर है, 1 नंबर और 3 नंबर पिन है। तो 3 नंबर जो पिन है यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, तो अगर यहाँ पे आप लाइन नहीं लगाएंगे या उल्टा कर देंगे तो ये आपका यूनिट जो है मसला कर सकता है, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर न्यूट्रल आ जाएगी तो ये फ्यूज़ जो है नहीं जलेगा, और ये अगर डायरेक्ट यहाँ पे इस सिस्टम में चली जाएगी तो ये ज़्यादा डैमेज करेगी ये डायरेक्टली किसी भी चीज़ को, क्योंकि अक्सर पॉइंट्स पे जो ग्राउंड होता है पोजीशन होती है वो डायरेक्ट होती है, तो अगर ये ग्राउंडिंग आपने उल्टा कर दिया तो ये अक्सर ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, जो अपने न्यूट्रल और फेज़ है अपनी अपनी जगह पोजीशन बिल्कुल सही लगाना है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पे ZNR लगी हुई हैं जो कि प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। अगर 250 260 से ऊपर आएगा तो ये इसको फ्यूज़ कर देगा, इसके फ्यूज़ को ये उड़ जाएगा और ये काम नहीं करेगा, यूनिट काम नहीं करेगा। फिर जी फिल्टरिंग के लिए सिस्टम लगा हुआ है, देखें ये पूरा इसकी लाइन फिल्टर्स और कैपेसिटर्स हैं। फिर ग्राउंडिंग के लिए अगर सर्च वोल्टेज आते हैं तो यहाँ पे देखें सर्च वोल्टेज डिवाइसेस है, जो कि अगर अर्थिंग हुआ है आपका सिस्टम तो बहुत अच्छा है, और ये जो है सर्च वोल्ट आएंगे तो ये यहाँ से फिर अर्थिंग में चले जाएंगे और ये पूरा सिस्टम बच जाएगा। इसके बाद देखें यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि नॉर्मली जो डीसी इन्वर्टर होता है उसमें रिएक्टर जो है वो डीसी जो वोल्टेजेस होते हैं उनको जो है वो प्योर करता है, और उसके वोल्टेजेस और उसके करंट के लिए प्योरिफिकेशन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि इन्वर्टर है और ये एसी इन्वर्टर है, इसलिए यहाँ पे देखें इसी सिस्टम में इसी पॉइंट से यहाँ पे रिएक्टर की वायर्स निकल जाती हैं, उसके फिल्टरिंग होने के बाद ये जो है डीसी में कन्वर्ट होती हैं। तो देखें यहाँ पे पिन नंबर जो देखते थे, देखें 7 पिन नंबर 7 जो है यहाँ पे इन होती है, और जो पिन नंबर इसमें 5 है यहाँ पे दोबारा पिन नंबर 7 से आउट होती है और पिन नंबर 5 में इन होती है दोबारा से। तो इस तरह से सिस्टम में दाखिल होता है। तो देखें हमारे पास इस वक्त छोटा रिएक्टर नहीं था, तो ये देखें ये तकरीबन 8 एम्पेयर का रिएक्टर, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो लगाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आपके पास छोटा इस वक्त अवेलेबल नहीं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद देखें ये इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि बूस्ट करता है इसके वोल्टेजेस को, तो रेक्टिफिकेशन होने के बाद डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम फिर SMPS में चला जाएगा, SMPS में जाता है। और इसके अलावा ये देखें इसके डायरेक्टली जो कैपेसिटर्स हैं ये यहाँ पे देखें इसके पॉजिटिव साइड पे जो है वो IPM की पॉजिटिव साइड पे भी वोल्टेजेस आए हुए हैं। तो दोस्तों ये तो थी इसकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अब आपको बताते हैं कि जब इसमें कोई मसला आएगा तो क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं कि जो कि आपने ठीक करनी है और चेक करनी है। तो सबसे पहले जो इसका मसला आता है हमेशा वो होता है इसका फ्यूज़। तो अक्सर जब ओवर वोल्टेजेस आते हैं तो देखें यहाँ पे ZNR लगी हुई हैं, तो इनका काम है कि जब ओवर वोल्टेजेस पे हमेशा नज़र रखना। अगर ओवर वोल्टेज आते हैं तो ये फ्यूज़ कर देगा इसको, इस फ्यूज़ को बर्न कर देगा बार बार, तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम बच जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ से भी ये गुजर गई है तो इसका जो अक्सर जो शिकार होता है वो शिकार बनता है जी ये IC TNY 285PG, तो अक्सर ये शिकार बन जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेजेस जो है यहाँ तक आ जाते हैं। हाई वोल्टेज आने की वजह से तो ये उड़ जाता है, या अंदर से इंटरनली ख़राब हो जाएगा या बिल्कुल उड़ा हुआ नज़र आएगा आपको, तो इसको देखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा देखें दूसरा फ्यूज़ इधर भी लगा हुआ है, ये भी देखें, ये इसको भी देखने की ज़रूरत होती है। अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर भी मसला आ सकता है। इसके अलावा जो ज़्यादा चांस ख़राब होने के होते हैं वो चॉपर के ख़ुद के होते हैं, क्योंकि अगर वो वोल्टेजेस यहाँ से भी पास कर गए हैं तो फिर चॉपर जो है वो ज़्यादातर इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इसके अलावा
इसमें और क्या चीज़ देखने वाली होती है जी, देखें यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ग्राउंडिंग कैपेसिटर है। तो अक्सर ये अगर ये ख़राब हो जाएगा या इसमें कोई मसला आ जाएगा तो फिर भी जो है ये अच्छे से काम सिस्टम नहीं करेगा, तो इसको भी चेक करने की ज़रूरत होती है। अक्सर इसको चेंज कर दे तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन की वजह से अगर ये चीज़ें ख़राब हुई हैं तो ज़्यादा मसला फिर यहाँ पे भी हो सकता है। और अक्सर ये यूनिट जो ठीक नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि देखने में तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन अक्सर ये ख़राब हो जाता है, तो चेंज कर दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डिफ्रॉस्ट रिले लगी हुई है। तो डिफ्रॉस्ट रिले का काम है कि यहाँ पे जो देखें पिन नंबर 1 और 3 यहाँ पे 2 हीटर्स हैं। तो 2 हीटर होने की वजह से यहाँ पे दोनों को एक साथ बिजली जाती है। तो ये जो रिले है इनको जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये ऑन हो जाते हैं, और जब ये बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो ये रिले इसको ऑफ़ कर देती है। तो इस तरह से जितनी भी आइस है वो नो फ्रॉस्ट जो जितनी भी वेपोरेटर होता है उसमें से ख़त्म हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे और मेन फंक्शंस कौन से हैं। तो देखें यहाँ पे जो है 2 माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किए गए हैं। अब 2 माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि जो IPM का जो पूरा सिस्टम है कंप्रेसर कंट्रोल का वो अलग से काम करें, और इसके अलावा जो अदर फंक्शंस हैं और डोर के साथ कम्युनिकेशन है वो अलग से की जाए। तो अब देखें इनको इस माइक्रो कंट्रोलर और इस माइक्रो कंट्रोलर के दरमियान जो बातचीत होती है तो वो इन ऑप्टोकूपलर के ज़रिए होती है। देखें एक सिग्नल लेके आ रहा होता है, एक सिग्नल लेके जा रहा होता है। तो इस तरह से आप इनको अगर कभी कोई मसला आ जाए इस तरह का तो आप इन दोनों को चेक कर लें कि अगर तो ये एक साइड पे चल रहा है लेकिन इसके बाद ये कंप्रेसर ऑन नहीं होना तो इधर भी मसला आ जाता है बाज़ का, तो इनको भी चेक करने की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके दरमियान कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही होती है। तो अगर अक्सर तो एरर भी आ जाता है क्योंकि देखें यहाँ पे LED 1 लगी हुई है, तो अक्सर ये एरर जो आ जाता है इसकी इंडिकेशन देती है मुख्तलिफ ब्लिंक्स के ज़रिए। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा मसला आ रहा है। या फिर जो है डोर के ऊपर जो डिस्प्ले लगा होता है उसके ऊपर भी जो डिस्प्ले पे एरर कोड है वो आ जाता है। तो अक्सर उसको मैच करने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या जो कुछ डोर पे एरर कोड आ रहा है क्या वही एरर कोड यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। तो अगर डिफरेंट हो तो फिर भी पता चल जाता है, अगर सेम हो तो फिर भी पता चल जाता है। इसके अलावा इनको चलाने के लिए देखें इसके लिए अलग सिस्टम लगाया गया है अलग से, यानी कि इसके लिए जो 7805 का रेगुलेटर लगाया गया है। इसी तरह इसमें भी 7805 का रेगुलेटर है, तो इसमें 5 वोल्ट आते हैं, 5 वोल्ट ऑपरेटेड है ये सारा सिस्टम, ये वाला और ये वाला। इसके अलावा अक्सर देखें यहाँ पे 15 वोल्ट होने चाहिए। इस कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव 15 वोल्ट आने चाहिए। अगर यहाँ पे 15 वोल्ट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इससे पीछे जो सिस्टम है उसमें कोई मसला है, क्योंकि ये 15 वोल्ट आगे ट्रैवल करते हैं जी। यहाँ पे इन तीनों कैपेसिटर पे भी आते हैं 15 वोल्ट्स, ठीक है। और इनसे इसके ज़रिए से 15 वोल्ट्स के ज़रिए से फिर जो है वो सिस्टम इस IPM को रन किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ पिनों पे यहाँ पे भी इस तरफ भी लो साइड पे भी आ रहे होते हैं। देखें यहाँ पे 15 वोल्ट होने चाहिए, ये देखें यहाँ पे भी 15 वोल्ट आते हैं। तो इस तरह से ये फिर इस IPM को इन वोल्ट्स के ज़रिए रन किया जाता है। तो हाई वोल्ट्स को फिर ऑन किया जाता है ताकि जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट ले सके। तो इस तरह से यानी कि इसकी छोटे छोटे से पॉइंट थे। तो वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको इसके जो एरर कोड्स आ रहे हैं इसके ऊपर वो भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि फ्रिज में ये क्या मसला कर रहा था, तो उसकी तमाम तफसील देंगे आपको।